यह शब्द सुनकर अजय ने पहल की और योगेंद्र के पास जाकर उसे अभिवादन किया। हालांकि योगेंद्र ज्यादा बूढ़ा नहीं था, लेकिन उसका रवैया अत्यंत घमंडी था, जिससे प्रभुत्व की छवि झलकती थी। इतने सारे लोगों में उसे केवल राकेश और अजय में ही दिलचस्पी थी। बाकी लोगों की ओर उसने ध्यान भी नहीं दिया। तो अजय और राकेश से कुछ शब्दों का आदान प्रदान करने के बाद उसने बेरहमी से कहा, ठीक है, चलिए अंदर चलते हैं। असल में शेखर ने यह मौका लेने का इरादा किया था कि वह योगेंद्र को जान सके, जो एक अमीर परिवार से आया था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि योगेंद्र उसकी ओर ध्यान भी नहीं देगा, जिससे उसे थोड़ी निराशा हुई। जब दिशा ने इन अमीर उत्तराधिकारियों को देखा तो वो अपने बॉयफ्रेंड और उनके बीच का अंतर महसूस किए बिना नहीं रह सकी। इसके परिणाम स्वरूप दिशा की शेखर की ओर देखने की तरीका काफी बदल गया। बाकी लोग इन अमीर उत्तराधिकारियों में ज्यादा रुचि नहीं रखते थे, इसलिए उनका कोई इरादा उनसे बात करने का नहीं था। रिसोर्ट में प्रवेश करने के बाद सभी ने पाया कि अंदर का दृश्य वास्तव में सुंदर था। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी विदेशी समुद्र तट पर पहुंच गए हों। लड़कियां स्वाभाविक रूप से खुश थी जब उन्होंने रिसोर्ट का दृश्य देखा, क्योंकि ये फोटो लेने के लिए एकदम सही जगह थी। यहां ली गई फोटो निस्संदेह बहुत सुंदर होती। लखन ने पहल की और सभी को रिसोर्ट के अंदर की स्थिति के बारे में बताया। रिसोर्ट का सबसे बड़ा आकर्षण केंद्रीय ताजे पानी की झील और उसके पीछे का आदिम जंगल था। कहा जाता है कि आदिम जंगल में शिकार की सुविधाएं भी उपलब्ध थी, लेकिन वहां मौजूद किसी को भी शिकार में रुचि नहीं थी। अधिकांश लड़कियां ताजे पानी की झील में तैराकी या डाइविंग करना पसंद करती थी। इसके अलावा रिसोर्ट में दर्जनों वाटर विला थे। प्रत्येक झील की सतह पर बनाए गए थे, जिनकी दीवारें पूरी तरह से कांच की बनी थी, जिससे छोटे पारदर्शी द्वीपों का आभास होता था। ये वाटर विला रिसोर्ट का सबसे बड़ा आकर्षण माने जा सकते थे। हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक इन विला में फोटो लेने और चेक इन करने आते थे। बिल्कुल, ऐसे विला में रहने का मूल्य बहुत अधिक था। रिसोर्ट आगंतुकों के लिए कई प्रकार का मुफ्त भोजन भी प्रदान करता था, जिसमें स्वादिष्ट व्यंजन शामिल थे। यही कारण था कि रिसोर्ट के टिकट इतने महंगे थे। लखन की व्याख्या सुनकर सभी लोग चकित हो गए, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतने छोटे रिसोर्ट में इतने विविध प्रकार की सेवाएं होंगी, जो बहुत हाई एंड अनुभव देती होंगी। विशेष रूप से शोएब और बाकी लोगों के लिए वे और भी उत्साहित थे। आखिरकार सामान्य लोग होने के नाते उन्हें कभी ऐसे स्थानों का अनुभव नहीं हुआ था। रुद्र दूसरी ओर शांत रहा। हालांकि रिसोर्ट शानदार था, फिर भी इमोर्टल लेक मैनर की तुलना में एक अंतर था, इसलिए उसने ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया। रिसोर्ट के अंदर के वातावरण का संक्षिप्त अवलोकन करने के बाद राकेश ने धीरे से योगेंद्र से कहा, मिस्टर योगेंद्र, आपने इस बड़े रिसोर्ट में बहुत पैसा निवेश किया होगा, है ना? मेरे पिता ने शुरू में 500 मिलियन निवेश किए और फिर उन्हें लगा कि यह पर्याप्त नहीं है, इसलिए उन्होंने और 100 मिलियन निवेश किए। योगेंद्र ने कैजुअली उत्तर दिया। लगता है केवल मिस्टर योगेंद्र ही इतना पैसा जुटा सकते हैं। राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मेरे पिता ने ये रिसोर्ट सिर्फ अपनी सेवानिवृत्ति के लिए शुरू किया। अभी ये अस्थायी रूप से ही खुला है, क्योंकि इन पर्यटकों पर निर्भर रहकर पैसे कमाना लगभग असंभव है। योगेंद्र ने घमंडी तरीके से कहा। योगेंद्र के शब्द सुनकर सभी के चेहरे पर अविश्वास झलकने लगा। असल में सभी ने सोचा था कि त्रिपाठी परिवार ने ऐसा बड़ा रिसोर्ट पैसे कमाने के लिए बनाया होगा। आखिरकार ये सामान्य अनुमान होता, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इस रिसोर्ट को बनाने का उनका उद्देश्य सिर्फ अपनी सेवानिवृत्ति के लिए था। ऐसे रिसोर्ट में सेवानिवृत्ति पाना कई लोगों का अंतिम सपना होता, इसलिए लगभग सभी ने योगेंद्र की ओर ईर्ष्या की नजरों से देखा। लेकिन योगेंद्र ने दूसरों की ईर्ष्यालु नजरों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार वो पहले से ही तारीफ पाकर अभ्यस्त था। अब मैं इस रिसोर्ट का जिम्मेदार हूं। अगर आपको कोई जरूरत हो तो मैनेजर से बात करें और मेरा नाम लें। योगेंद्र ने कैजुअली अजय और राकेश से कहा। मिस्टर योगेंद्र, आप बहुत विनम्र हैं। राकेश ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। कोई चिंता नहीं, हम सब दोस्त हैं। मुझे कुछ और काम है,
इसलिए अभी मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। आज रात मैं आपको डिनर पर ले जाऊंगा। योगेंद्र ने राकेश के कंधे पर थपथपाया और चल दिया। जैसे ही सभी ने योगेंद्र का दृश्य देखा, उनके मन में मिश्रित भावनाएं थी। इन सभी लोगों में केवल योगेंद्र को सच्चा अमीर उत्तराधिकारी माना जा सकता था। उसकी उम्र लगभग उनकी जैसी थी, लेकिन वह अकेले ही इतने बड़े रिसोर्ट का संचालन कर रहा था। बाकी में केवल अजय ही उसकी तुलना में खड़ा हो सकता था, जबकि बाकी अभी भी छात्र थे। उनके बीच अंतर स्पष्ट था। जब राकेश ने योगेंद्र के जाते हुए दृश्य को देखा, उसकी आंखों में आश्चर्य झलक उठा। इस यात्रा ने राकेश को यह एहसास दिलाया कि समाज में बहुत से लोग उससे कहीं श्रेष्ठ हैं। फिर भी राकेश का ध्यान रुद्र जैसी व्यक्ति पर केंद्रित था। रुद्र जैसी व्यक्ति क्या कर सकती थी? राकेश ने महसूस किया कि उसे अपना दृष्टिकोण विस्तृत करना चाहिए। सभी लोग, योगेंद्र ने आपके कमरे पहले ही तय कर दिए हैं, कृपया मेरा अनुसरण करें। इसी समय काले सूट में एक मध्य वयस्क मैनेजर मुस्कुराते हुए अजय और बाकी के पास आया। शानदार। अजय ने हल्का सिर हिलाया और मैनेजर के पीछे गेस्ट रूम क्षेत्र की ओर चला गया। चूंकि रवीना ने पहले ही अजय को रुद्र और बाकी के बारे में जानकारी दी थी, इसलिए योगेंद्र ने उनके लिए भी कमरे तय किए। अपने कमरे के नंबर जानने के बाद सभी ने अपनी चाबियां ली और अपने अपने कमरे में प्रवेश किया। शेखर और दिशा ने एक ही कमरा साझा किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहां के कमरे इतने शानदार होंगे। कमरे में प्रवेश करने के बाद शेखर ने अंदर के वातावरण पर एक त्वरित नजर डाली। वो मूल रूप से सोचता था कि ये कमरे बुनियादी और बहुत अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि वे मुफ्त में रह रहे थे। लेकिन शेखर को आश्चर्य हुआ कि कमरे असाधारण रूप से साफ और शानदार थे, 5 सितारा होटल के बराबर। शानदार। तुम्हारे पास थोड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है, शेखर? दिशा ने अपना बैग बिस्तर पर फेंका और शेखर को नाराजगी से घूरा। उसका स्वर क्रोध से भरा हुआ था। दिशा के शब्द सुनकर शेखर एक पल के लिए स्टन रह गया। उसके चेहरे पर थोड़ा पजल एक्सप्रेशन था। दिशा, क्या हुआ? उसने लो वॉइस में पूछा। क्या हुआ? दिशा ने स्नीय किया, फिर शेखर की ओर देखकर शाउटेड किया। शेखर, तुम सच में बेवकूफ हो या नाटक कर रहे हो? क्या तुम नहीं देख सकते कि जिस रूम में हम अभी हैं, वो पूरे रिसोर्ट का सबसे खराब रूम है? सबसे खराब रूम? शेखर की आंखों में अजीब एक्सप्रेशन चमका। शेखर ने सोचा था कि रूम काफी अच्छा है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि दिशा इससे डिससैटिस्फाइड होगी। मुझे लगता है कि इस रूम का एनवायरनमेंट काफी अच्छा है, और वैसे भी हमें पैसे खर्च नहीं करने पड़ रहे। जब तक हम इसमें रह सकते हैं, यह ठीक है, शेखर ने लो वॉइस में कहा। शेखर, तुम इतने यूजलेस हो। तुम अभी भी नहीं समझे कि मैंने अभी तुम्हें क्या कहा, है ना? दिशा ने ब्रोकन एक्सप्रेशन के साथ शाउटेड किया, फिर आगे बढ़ी। जब हम अभी रूम्स असाइन कर रहे थे, अजय, राकेश और अन्य सभी को विलास असाइन किए गए। यहां तक कि कुछ महिलाएं जो उनके साथ आई थी, उन्हें भी विलास में रहने का मौका मिला, लेकिन हमें सिर्फ रेगुलर होटल स्वीट दिया गया। लखन ने पहले उन्हें बताया था कि इस रिसोर्ट में ऑर्डिनरी स्वीट्स और विलास दोनों हैं, और वाटर पर बनी हुई विलास इस रिसोर्ट का सबसे बड़ा हाईलाइट है। दिशा, शेखर और अन्य अजय और राकेश के साथ आए थे, लेकिन जब सभी अन्य लोग विला में रहते और बेस्ट सर्विस का आनंद लेते, तो दिशा और शेखर सबसे ऑर्डिनरी स्वीट में थे। दिशा बहुत डिस्प्लीज्ड महसूस कर रही थी। अगर यह नहीं होता कि उसे पता था कि अजय और अन्य विला में चले गए हैं, तो दिशा इतना स्ट्रांगली रिएक्ट नहीं करती। लेकिन अब जब उसे पता चला, तो वह निश्चित रूप से अनहैप्पी थी। आखिरकार दिशा को लगा कि चाहे उसकी फिगर हो या अपीयरेंस, वो रवीना, राधिका और अन्य से इंफीरियर नहीं थी। तो फिर वह क्यों इतनी छोटी रूम में रह रही थी और बड़ी विला में नहीं? दिशा ने लंबे समय तक सोचा और अंततः कंक्लूजन निकाला। यह इसलिए था क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड यूजलेस था। अजय और राकेश योगेंद्र त्रिपाठी जैसे लोगों के साथ बात कर सकते थे और हंस सकते थे, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड शेखर सही से बात भी नहीं कर सकता था। इसके अलावा योगेंद्र शायद शेखर का नाम भी नहीं जानता। अगर रुद्र नहीं होता, तो वे शायद इतनी रूम में भी नहीं रह पाते। शायद यही लोगों में डिफरेंस था।
दिशा को लगा कि वह हर मामले में खराब नहीं है, तो उसे अजय और राकेश जैसे बॉयफ्रेंड क्यों नहीं मिल सकते? वो शेखर जैसे किसी के साथ क्यों है? जितना दिशा सोचती गई उतना ही अधिक गुस्सा आया। नेचुरली उसने अपना गुस्सा शेखर पर निकाला। शेखर भी इस पल खुद को बहुत रॉन्ग महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने अभी इतना ज्यादा नहीं सोचा था। ओरिजिनली शेखर ने दिशा को इतनी एक्सपेंसिव रिसोर्ट में खुश करने के लिए लाया था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि दिशा इतने जल्दी गुस्सा कर देगी, इससे पहले कि असली मजा शुरू भी हो। दिशा, तुम क्या चाहती हो? शेखर ने एक पल हेजिटेशन के बाद लो वॉइस में पूछा। मैं कुछ नहीं चाहती, मैं बस चाहती हूं कि तुम ज्यादा मेहनत करो। क्यों अन्य लोग विला में रह सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ ये रिमोट और डिलैपिडेटेड रूम मिला? दिशा ने टैक्टफुली रिप्लाई किया, लेकिन उसके शब्दों के पीछे का मतलब बहुत स्पष्ट था। शेखर ने एक पल हेजिटेशन के बाद कहा, दिशा, मैं अब तुम्हारे लिए विला ले आता हूं, इंतजार करो। दिशा ने शेखर की ओर देखा, बिना कुछ बोले। शेखर ने सॉफ्टली साई किया और रूम से बाहर चला गया। दिशा ने शेखर की पीठ को अजीब नजरों से देखा। इस समय दिशा के दिल में अन्य विचार भी थे। उसे लगा कि चूंकि उसने इस यात्रा में शेखर के साथ इतने रिच यंग मास्टर्स से मिलने का मौका पाया, ये हेवेंस द्वारा दिया गया अवसर है। बिना कहे अजय और राकेश टॉप नॉच रिच शेयर्स थे। वे निश्चित रूप से उसकी तरफ फैंसी नहीं करेंगे। इसके अलावा अभी अभी की इंटरैक्शन से दिशा महसूस कर सकती थी कि उन दोनों की अटेंशन उस पर बिल्कुल नहीं थी। उसे कोई चांस नहीं होना चाहिए। लेकिन लखन अलग था। शायद उसकी अभी तक गर्लफ्रेंड नहीं थी, और दिशा ने देखा कि वह समय समय पर उसकी ओर नजर घुमा रहा था। इसका मतलब था कि लखन को जरूर उसके लिए कुछ फीलिंग्स होंगी। लखन की बैकग्राउंड नेचुरली अजय और राकेश जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन शेखर से कई गुना बेटर थी। सिर्फ इस तथ्य से कि लखन योगेंद्र त्रिपाठी अजय और राकेश को जानता था, जो टॉप नॉच रिच हेयर्स थे, यह देखा जा सकता था कि लखन ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। दिशा ने महसूस किया कि चूंकि अजय और राकेश का कोई चांस नहीं था, वो लखन को ट्राई कर सकती है। अगर वो लखन को सेड्यूस करने में लकी रही तो उसने शेखर के साथ समय बर्बाद नहीं किया। आखिरकार शेखर ने इनडायरेक्टली उसकी मदद की थी। शेखर, जो रूम से बाहर गया था, नेचुरली नहीं जानता था कि दिशा क्या सोच रही थी। वह अकेले होटल के फ्रंट डेस्क गया। हेलो सर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए शेखर से पूछा। उसके बारे में, मैं वाटर पर एक विला रेंट करना चाहता हूं। शेखर ने पीछे प्राइस लिस्ट देखी। वाटर विला की कीमत थी 50,000 रुपए प्रति रात, और उसे और दिशा को 2 दिन रहना था। कुल 1 लाख रुपए। यह राशि शेखर के लिए छोटी नहीं थी, लेकिन दिशा के लिए वो अपनी टीथ ग्रिट करके एक्सेप्ट कर सकता था। सर, मुझे वास्तव में खेद है। हमारे रिसोर्ट में वाटर विलास पहले से फुल बुक्ड है। अब कोई एक्स्ट्रा विला नहीं है। आप अपना कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन छोड़ सकते हैं। अगर रूम्स अवेलेबल हो तो हम तुरंत कॉन्टैक्ट करेंगे। ब्यूटीफुल रिसेप्शनिस्ट ने कंप्यूटर की ओर देखा और शेखर से विस्पर किया। नहीं, जरूरत नहीं है। शेखर ने ब्यूटीफुल रिसेप्शनिस्ट के शब्द सुनकर लंबी साई ली और जल्दी से हाथ हिलाकर इनकार किया। असल में शेखर को वाटर विला की कोई इच्छा नहीं थी। प्राइसेस बहुत एक्सपेंसिव थे। 50,000 एक रात के लिए वो इतनी राशि से और भी बहुत कुछ कर सकता था। इसलिए जब उसने जाना कि रूम्स उपलब्ध नहीं है, तो वह थोड़ा खुश भी हुआ। इस तरह वह दिशा को एक्सप्लेनेशन दे सकता था और पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। शेखर जब इन चीजों के बारे में सोच रहा था, वो अपने रूम में लौटा और दिशा को रूम्स के लैक के बारे में बताया। दिशा ने शेखर के शब्द सुनकर खुद को रोक नहीं पाया और स्नेह किया। फिर उसने शेखर की ओर डिसडेनफुल एक्सप्रेशन के साथ देखा और कहा, शेखर, रूम्स खत्म हो गए या तुमने पूछना ही नहीं चाहा? शेखर ने दिशा की ओर देखा और वहीं ठहरा रह गया। दिशा, तुम्हारा ये क्या मतलब है? शेखर ने सीधे चेहरे के साथ दिशा पर शाउटेड किया। फिर आगे कहा, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती तो अभी बाहर जाकर पूछ लो। देखो कोई रूम है या नहीं। क्या मुझे तुम्हें इसके बारे में झूठ बोलना पड़ेगा? छोड़ो,
अब ये कहने का क्या फायदा? अगर तुम सच में कैपेबल होती तो मिस्टर त्रिपाठी तुम्हें पहले ही रूम दे देता। रिसोर्ट में विलास हर दिन फुल रहते हैं, लेकिन अजय और राकेश वहां रह सकते हैं और तुम नहीं। दिशा बेड पर बैठी और फ्रस्ट्रेटेड एक्सप्रेशन के साथ उसका मजाक उड़ाया। दिशा की बात सुनकर शेखर का एक्सप्रेशन थोड़ा हेल्पलेस हो गया। एक गहरी सांस लेने के बाद उसने और कुछ नहीं कहा। शेखर खुद को रोक नहीं पाया और उसने याद किया कि रुद्र ने पहले उसे क्या कहा था। सच तो यह है कि कभी कभी शेखर खुद भी महसूस करता कि वह और दिशा बहुत सूटेबल नहीं है। शेखर के पास दिशा की रिक्वेस्ट्स पूरी करने का कोई तरीका नहीं था, फिर भी वो उसे पसंद करता था। उसे नहीं लगता कि अब वो उसके साथ ब्रेकअप कर पाएगा। ठीक है, बस खड़े मत रहो। चूंकि कोई विला नहीं है तो छोड़ो। वैसे भी यह केवल कुछ दिनों के लिए ही है, दिशा ने कहा। उसके विचार शेखर पर बिल्कुल केंद्रित नहीं थे, लेकिन वो उसे मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी। शेखर ने यह सुनकर हेजिटेशन किया। फिर उसने मर्मर्ड, दिशा, चिंता मत करो। हालांकि मैं अभी तुम्हें बड़ी विला में रहने नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें वहां सूनर और लेटर रहने दूंगा। ट्रस्ट मी। दिशा ने शेखर की ओर डिस्डेन से देखा और कुछ नहीं कहा। इस बीच रुद्र और शोएब के कमरे में। रुद्र कमरे में प्रवेश करने के बाद उसे रूम में कोई भी गड़बड़ी महसूस नहीं हुई। रुद्र और शोएब एक ही रूम में रह रहे थे। दोनों अब बेड पर लेटे हुए आराम कर रहे थे। रुद्र, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने प्रेस्टिजियस हो कि हमें रिसोर्ट में फ्री लाकर रहने भी दो, शोएब ने बेड पर लेते हुए कहा। उन्होंने हमें रूम्स केवल रवीना की वजह से दिए। मैं उन रिच heirs को नहीं जानता, रुद्र ने जल्दी से समझाया। तुम्हारे लिए रवीना जैसी फेयर, रिच और ब्यूटीफुल वुमन को जानना गलत नहीं है, मेरे विपरीत। शोएब अपने वाक्य के बीच में कुछ सोचते हुए सॉफ्टली रुद्र से पूछा, रुद्र, क्या तुम्हें लगता है कि दिशा और शेखर वास्तव में सूटेबल हैं? बिल्कुल नहीं, रुद्र ने बिना किसी हेजिटेशन के सिर हिलाया। हाँ, मुझे भी नहीं लगता कि वे अच्छा मैच है, शेखर ने जल्दी से सिर हिलाया। फिर कहा, मुझे लगता है दिशा बहुत मटेरियलिस्टिक है, शेखर उसे सेटिस्फाई नहीं कर सकता। बस मुझे शेखर को यह सब बताने में एम्बैरेसमेंट होता है। असल में शेखर खुद भी क्लियरली अवेयर है उन चीजों के बारे में जो तुमने कही, लेकिन कभी कभी जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं वे कंफ्यूज्ड होते हैं। हमारे जैसे आउटसाइडर्स के लिए कुछ कहना यूजलेस है, रुद्र ने लाइटली कहा। सच है, शोएब ने धीरे से सिर हिलाया और आगे कहा, ठीक है, शेखर को खुद निर्णय लेने दो, अभी उसके बारे में चिंता मत करो। तुम हाल ही में कैसे हो? पैसे की कमी तो नहीं है, खुद के लिए चीजें मुश्किल मत बनाओ। मुझे पता है तुम्हारी स्थिति अच्छी नहीं है, हालांकि मेरे परिवार की फाइनेंशियल स्थिति भी ऑर्डिनरी है। अगर तुम्हारे पास पैसे की कमी हो तो मैं तुम्हें 10,000 या 20,000 रुपए दे सकता हूं। ये शब्द शोएब के दिल से निकले थे। वास्तव में शोएब लंबे समय से रुद्र को यह सब बताना चाहता था, लेकिन उस समय कई लोग मौजूद थे, इसलिए शोएब सीधे नहीं बता सकता था ताकि रुद्र को एम्बैरेसमेंट से बचाया जा सके। रुद्र ने शोएब की बातें सुनकर अपने दिल में बहुत प्रभावित हुआ। उसने जल्दी से जवाब दिया, अब मुझे पैसे की कमी नहीं है, सच। चलो, हमारा रिलेशनशिप क्या है? अगर तुम्हें परेशानी हो तो हिचकिचाओ मत और सीधे मेरे पास आओ, समझे? शोएब ने जल्दी कहा। चिंता मत करो, अब मुझे वाकई पैसे की कमी नहीं है, अगर होती तो मैं जरूर बताता, रुद्र ने हेल्पलेसली कहा। अच्छा है। शोएब ने देखा कि रुद्र शायद झूठ नहीं बोल रहा, इसलिए वह रिलीव्ड हुआ और धीरे से सिर हिलाया। फिर उसने खुद से होकर रुद्र से स्कूल अफेयर्स के बारे में बात की। शोएब और रुद्र लंबे समय से नहीं मिले थे, इसलिए उनके पास नेचुरली बहुत बातें करने को थी। आंख झपकते ही 1 घंटा बीत गया। डिंग। इस समय रुद्र का फोन अचानक बजा। रिंगटोन सुनकर रुद्र ने जल्दी से फोन निकाला और देखा कि कॉल रवीना से है, तो रुद्र ने जल्दी से फोन उठाया और सॉफ्टली पूछा, रवीना, क्या हुआ? रुद्र, तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स रिसोर्ट होटल में खाना खाने आओ, मिस्टर त्रिपाठी हमें ट्रीट करने वाले हैं, रवीना ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर रुद्र थोड़ी देर के लिए स्टन रहा, फिर उसने फ्राउंड और कहा,
मिस्टर त्रिपाठी शायद सिर्फ तुम्हें ट्रीट करने वाला है ना। लगता है हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए बेहतर होगा कि हम न जाए। इस समय रुद्र अजय और राकेश के साथ ज्यादा कांटेक्ट नहीं रखना चाहता था। उसे डर था कि अगर अजय और राकेश ने उसकी वजह से शेखर, शोएब और अन्य को हर्ट किया तो परेशानी होगी। रुद्र, मिस्टर त्रिपाठी ने कहा कि वह हम सबको खाना ट्रीट करना चाहता है। तुम्हें इतना रिजर्व होने की जरूरत नहीं। जल्दी अपने फ्रेंड्स को ले आओ। रवीना ने जल्दी से आगे कहा, इस रिसोर्ट के होटल सस्ते नहीं हैं। पता है, अगर तुम कहीं और खाओगे तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। फिर क्यों ना हमारे साथ खाओ। मैं बस वरीड हूं। रुद्र अभी भी इनविटेशन टर्न डाउन करना चाहता था। चलो, किस बात की चिंता है? तुम मेरे फ्रेंड हो, इसलिए वे डेफिनेटली कुछ नहीं कहेंगे। इसके अलावा अगर तुम नहीं आए तो मिस्टर त्रिपाठी सोच सकता है कि तुम उसे एम्बैरस करने की कोशिश कर रहे हो। रवीना ने रुद्र को इंटरप्ट किया। रुद्र जानता था कि रवीना का इरादा अच्छा है, इसलिए वो उसकी इनविटेशन को लगातार रिफ्यूज नहीं कर सकता था। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं थोड़ी देर में अपने फ्रेंड्स को लेकर आता हूं। ठीक है, मैं होटल के एंट्रेंस पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। रवीना की आवाज खुश थी जब रुद्र ने अग्री किया। ठीक है, रुद्र ने हल्का सा सिर हिलाया और फोन काट दिया। रुद्र को फोन रखते हुए देखने के बाद शोएब मुस्कुराया और रुद्र से पूछा, क्या रवीना वही लड़की है जो तुम्हें डिनर पर इनवाइट करना चाहती है? सिर्फ मुझे नहीं, लगता है कि वे हम सभी को मील पर ट्रीट करना चाहते हैं। रुद्र ने इंडिफरेंटली जवाब दिया, हम सभी को ट्रीट करना। मुझे नहीं लगा था कि ये रवीना इतनी अच्छी है। वह उन सो कॉल्ड फेयर, रिच और ब्यूटीफुल महिलाओं से कहीं बेहतर है। रुद्र, तुम्हें ये अवसर पकड़ना होगा। मैं बता रहा हूं, ऐसी अच्छी लड़की से मिलना आसान नहीं। शोएब ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूं, मेरी पहले से गर्लफ्रेंड है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। रुद्र ने हेल्पलेसली कहा, है, ठीक है, तो मैं इसकी चिंता नहीं करूंगा। मैं शेखर और बाकी को बुला दूंगा। शोएब मुस्कुराया, फिर अपने कपड़े पहने और कमरे से बाहर चला गया। 10 मिनट बाद रुद्र, शेखर, शोएब, दिशा, बिंदिया और यास्मिन उस होटल पर पहुंचे जिसकी रवीना ने बात की थी। वो होटल जहां योगेंद्र ने अजय, राकेश और बाकी को मील पर ट्रीट किया था, पूरे रिसोर्ट का सबसे लग्जूरियस होटल था। सामान्यतः जो लोग इस होटल में पैसे खर्च कर सकते थे वे ऑर्डिनरी लोग नहीं होते। रुद्र और उसका समूह होटल के एंट्रेंस पर पहुंचा और पाया कि रवीना और राधिका पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। रुद्र, रवीना ने उत्साहपूर्वक रुद्र को हाथ हिलाकर देखा। दूसरी ओर राधिका थोड़ी कोल्ड थी। उसने सीधे चेहरे के साथ शाउटेड किया, ठीक है, हम सबका इंतजार कर रहे थे, जल्दी अंदर चलो। राधिका की बातें सुनकर सभी का एक्सप्रेशन थोड़ा ऑकवर्ड था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ मिनट बाद रवीना और राधिका ने रुद्र और बाकी को प्राइवेट रूम में ले जाया। हालांकि प्राइवेट रूम में प्रवेश करने के बाद रुद्र ने महसूस किया कि उस समय सभी लोग मौजूद नहीं थे। योगेंद्र अभी तक नहीं आया था। रुद्र और बाकी कैजुअली किसी सीट पर बैठ गए। हालांकि क्योंकि अजय और राकेश द्वारा लाए गए लोग रुद्र और बाकी को नहीं जानते थे, स्वाभाविक रूप से किसी ने इनिशिएटिव लेकर उनसे बात नहीं की। इसके विपरीत प्राइवेट रूम की लड़कियां नॉनस्टॉप चैट कर रही थी। कुछ बात कर रही थी कि योगेंद्र कितना हैंडसम और रिच है, जबकि अन्य बात कर रही थी कि उनके रूम्स कितने ब्यूटीफुल हैं और सीनरी कितनी खूबसूरत है। वे अपने रूम से सीधे लेक देख सकती थी। दिशा ने केवल तब जाना कि जिस विला में वे रह रहे थे वहां स्पेशल नैनी और स्विमिंग पूल था। उसने याद किया कि जो रूम उसे मिला था उसमें केवल एक बेडरूम और एक पैथेटिकली स्मॉल बाथरूम था, और वह और गुस्से में हो गई। वो अनायास ही शेखर को घूरने लगी। शेखर हेल्पलेसली वहीं बैठा, ये नहीं जानकर कि क्या करे। बिंदिया और यास्मिन ने भी सॉफ्टली बात की, लेकिन वे अपने रूम से बहुत संतुष्ट लग रही थी। दोनों को पता था कि चूंकि रूम फ्री में रहा, ऐसे फैसिलिटीज वाला फ्री रूम मिलना पहले से ही बहुत अच्छा था।
रुद्र, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ बाथरूम चलो। शेखर ने सोचा कि ऐसा इंतजार करने में कोई गलती नहीं है। इसके अलावा दिशा उसे बहुत अजीब नजर से देख रही थी, इसलिए वह टॉयलेट जाकर सिगरेट पीना चाहता था। ठीक है, रुद्र ने हल्का सिर हिलाया। फिर वह उठकर शेखर के साथ प्राइवेट रूम से बाहर चला गया। प्राइवेट रूम से बाहर निकलने के बाद रुद्र ने महसूस किया कि शेखर के एक्सप्रेशन में कुछ गलत है, तो उसने इनिशिएटिव लेकर पूछा, क्या हुआ? तुम अनहैप्पी क्यों दिख रहे हो? असल में ज्यादा कुछ नहीं, बस एक छोटी सी बात है। शेखर ने सॉफ्टली साई किया और इंडिफरेंटली कहा, कौन सी छोटी बात? बताओ। रुद्र ने हल्की मुस्कान के साथ शेखर की ओर देखा और सॉफ्टली कहा। शेखर ने रुद्र को देखा और थोड़ी देर हेजिटेशन के बाद लो वॉइस में कहा, असल में बड़ी बात नहीं है, बस दिशा अनहैप्पी है क्योंकि बाकी लोग विला में रह रहे हैं जबकि हम स्वीट में हैं। अभी जब उसने उन लोगों को बात करते सुना कि विला का एनवायरनमेंट कितना अच्छा है, तो वो और भी अनहैप्पी हो गई होगी, इसलिए मैं यहां छुपने आया। तो यही बात है। रुद्र ने शेखर की ओर देखा और हल्का सिर हिलाया। रुद्र, दिशा वास्तव में काफी अच्छी है, गलत मत समझो। महिलाएं हमेशा खुद को कंपेयर करती हैं, इसलिए मुझे लगता है कि उसके अनहैप्पी होना नॉर्मल है। वो शांत हो जाएगी, फिर सब ठीक होगा। शेखर वरीड था कि रुद्र मिसअंडरस्टैंडिंग न करे, इसलिए जल्दी से सिचुएशन समझाई। रुद्र ने यह सुनकर सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। असल में रुद्र के लिए दिशा और शेखर के लिए वाटर पर विला खोलना बहुत आसान था। उसे बस अनूप को कॉल करना था। आखिरकार अनूप इस रिसोर्ट का ओनर था और रुद्र पहले मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में उससे मिल चुका था। हालांकि रुद्र ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह महसूस करता था कि दिशा शेखर के लिए सूटेबल नहीं थी। अगर यह छोटी सी बात दोनों के ब्रेकअप का कारण बनती तो रुद्र इसे अच्छा मानता। देखते हुए कि रुद्र कुछ बोलने वाला नहीं है, शेखर ने सिगरेट जलाई और पफ करने लगा। इस बीच प्राइवेट रूम में दिशा वर्तमान में लखन को विंक कर रही थी और समय समय पर वो खुद फ्यू वर्ड्स बोल भी देती। लखन ने दिशा के एक्सप्रेशन को देखा और स्वाभाविक रूप से उसे रिजेक्ट नहीं किया। आखिरकार दिशा काफी सुंदर और हॉट फिगर वाली थी और कितने लड़के ऐसे सुंदर महिला को अपनी बाहों में गिरते देखकर रेजिस्ट कर सकते थे। यह रिच एयर लखन के लिए डबल था, जिसने पहले काउंटलेसली महिलाओं के साथ खेला था। इसलिए ऐसी सिचुएशन में उसने नेचुरली ऐसा रिएक्ट किया। हालांकि दिशा नहीं जानती थी कि अपनी स्टेटस के साथ रिच और लखन को बांधना असंभव था। सभी रिच एयर्स ब्रेनलेस नहीं होते, खासकर लखन जो एक्सपीरियंस्ड लवर था। उन्हें ऑर्डिनरी लोगों से बेहतर पता था कि महिला क्या सोच रही है। जब बिंदिया, यास्मिन और शोएब ने यह दृश्य देखा तो उनकी आंखों में अजीब सी झलक आई। स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनालिटी वाली बिंदिया कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शोएब ने उसे रोका। शोएब ने महसूस किया कि अगर बिंदिया अभी कुछ बोलेगी तो ये शेखर को और भी एम्बैरेस कर सकता है, इसलिए बेहतर है कि प्रिटेंड करें कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। बिंदिया ने गहरी सांस ली। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा हेल्पलेस था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इस समय बॉक्स का डोर बाहर से धकेलकर खोला गया। योगेंद्र त्रिपाठी हेड हेल्ड हाई प्राइवेट रूम में कदम रखा। जब सभी ने योगेंद्र को प्रवेश करते देखा तो वे सभी खड़े हुए और उसका अभिवादन किया। सभी उपस्थित लोगों में केवल राधिका, रवीना, अजय और राकेश ही खड़े नहीं हुए। हालांकि उनकी पृष्ठभूमि योगेंद्र जैसी नहीं हो सकती थी, फिर भी वे दूसरों से एक कदम ऊपर थे। मिस्टर त्रिपाठी, आप यहां हैं? हाँ, मिस्टर त्रिपाठी, आप यहां। एक पल के लिए सभी ने योगेंद्र को घेरे में लिया और बातचीत शुरू करने की पहल की। आखिरकार अब जब इन लोगों को योगेंद्र की पहचान पता थी, ये निश्चित रूप से ऐसे धनी वारिस के साथ अच्छे संबंध बनाने का एक जीवन में एक बार का मौका था। वे सभी लड़कियां खुद को योगेंद्र के पास फेंकना चाहती थी। यहां तक कि दिशा भी योगेंद्र के करीब जाना चाहती थी। हालांकि उसके चारों ओर अब बहुत सारी महिलाएं थी। दिशा के लिए कोई मौका नहीं था। बिंदिया, यास्मिन और शोएब इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। उन्हें नहीं पता था कि क्या कहना है। तीनों खड़े हुए
लेकिन केवल शिष्टाचार दिखा रहे थे। उनका योगेंद्र के आगे झुकने का कोई इरादा नहीं था। वो वास्तव में बहया है। वो धनी वारिस को देखकर उसके पीछे लग जाती है। मैं सच में नहीं जानती कि वाजिद उसके पीछे कैसे पड़ा। बिंदिया खुद को रोक नहीं पाई और बुदबुदाई। शोएब ने बिंदिया की ओर देखा और कहा, ठीक है, तुम्हें इतना नहीं कहना चाहिए। उनकी बातें हमारा कोई काम नहीं है। अगर वाजिद तुम्हारी बातें सुनेगा तो उसे बुरा लगेगा। बिंदिया ने हेल्पलेस नजर से शोएब की बात सुनी, लेकिन और कुछ नहीं कहा। आखिरकार ये वाजिद का अपना मामला था और इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। योगेंद्र मुस्कुराया और सभी से कहा, सभी कृपया बैठ जाए। इतनी फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे रिसोर्ट में आपको कोई समस्या लगे तो खुलकर कह दे। आप सभी मिस्टर मेहरा और मिस्टर जैन के दोस्त हैं, इसलिए मेरे सामने शिष्टाचार मत दिखाए। मिस्टर त्रिपाठी, आप बहुत शिष्ट हैं। ऐसे अच्छे रिसोर्ट में हम कैसे असंतुष्ट हो सकते हैं? हाँ मिस्टर त्रिपाठी, आप बहुत शिष्ट हैं। हमें यहाँ के माहौल से बहुत संतोष है। योगेंद्र की बातें सुनकर सभी जल्दी से मुस्कुराते हुए जवाब देने लगे। योगेंद्र को ऐसा लग रहा था कि इन लोगों पर अब ध्यान देने का कोई इरादा नहीं है। इसके बजाय उसने सिर घुमाया और इंडिफरेंटली अजय की ओर देखा। उसने अजय की ओर मुस्कुराते हुए देखा। सभी में ऐसा लगता था कि केवल अजय ही योगेंद्र को प्रभावित कर सकता है। राकेश भी थोड़ा इंफीरियर था। आखिरकार अजय के पिता जल्द ही डेप्यूटी चीफ ऑफ वॉर बनेंगे। अगर योगेंद्र अजय के साथ अच्छे संबंध बना लेता है तो उसे निश्चित रूप से बड़ा लाभ होगा। योगेंद्र की बातें सुनकर अजय ने हल्की मुस्कान के साथ एक्सप्रेशनलेस कहा, मिस्टर त्रिपाठी, आपका रिसोर्ट वास्तव में अच्छा है। मुझे ये बहुत पसंद आया। जब तक आपको कोई समस्या नहीं लगती, मिस्टर मेहरा। योगेंद्र ने हल्की मुस्कान के साथ अजय की ओर देखा, फिर मुख्य सीट पर बैठ गया। अजय और राकेश योगेंद्र के पास बैठे, उसके बाद राधिका और रवीना। सभी ने अपनी स्थिति के अनुसार बैठना शुरू किया। शोएब, बिंदिया, दिशा और अन्य प्राकृतिक रूप से सर्विंग सीट्स पर बैठे, जो सबसे खराब सीटें थी। दिशा के बैठते ही उसका चेहरा स्पष्ट रूप से असंतुष्ट था। फिर उसने लखन की ओर देखा। लखन ने स्वाभाविक रूप से समझ लिया कि दिशा का क्या मतलब था। उसने हल्की मुस्कान दी, फिर दिशा के लिए जगह बनाई। दिशा ने पहले से ही सोचा हुआ था कि वह वाजिद से कैसे ब्रेकअप करेगी, इसलिए वो बिल्कुल एम्बैरेस्ड नहीं हुई और लखन के पास बिना झिझक बैठ गई। शोएब ने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखों में गुस्से की झलक आई। शोएब ने कभी नहीं सोचा था कि दिशा इतनी ब्लेटेंट होगी। अगर वाजिद और रुद्र वापस आते और यह दृश्य देखते तो क्या सोचते? हालांकि क्योंकि अभी वहां और लोग थे और ज्यादातर धनी थे, शोएब ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। वो बस हेल्पलेस एक्सप्रेशन के साथ वहीं बैठा रहा। सभी के बैठने के बाद वेटर ने डिशेस सर्व करना शुरू किया। चूंकि ये योगेंद्र का ट्रीट था, टेबल पर डिशेस स्वाभाविक रूप से खराब नहीं थे। यहां हर डिश की कीमत 1000 रुपए से अधिक थी। एक आम व्यक्ति शायद पूरी मील पर सिर्फ 1000 रुपए खर्च करता, लेकिन यहां एक ही डिश 1000 रुपए से अधिक हो सकती थी। यही अंतर था धनी वारिस और आम व्यक्ति में। सभी खाने के दौरान बातचीत कर रहे थे। हालांकि ज्यादातर बातचीत देश के विभिन्न शहरों में प्रभारी लोगों के उच्च स्तर से संबंधित थी। दिशा की आंखें उनकी बातचीत की सामग्री सुनकर चमक उठीं। उसका चेहरा चाहत से भरा हुआ था। अगर वह वाजिद के साथ होती तो शायद अपने जीवन में कभी ऐसे बड़े लोगों से संपर्क नहीं कर पाती। दिशा को लगा कि केवल इन लोगों के साथ इंटरैक्शन करके ही वो वास्तव में अपर क्लास में कदम रख सकती है। हालांकि वो वाजिद जैसे लोगों के साथ कोई भविष्य नहीं देख सकती थी। इससे दिशा और अधिक दृढ़ हुई कि वह उससे ब्रेकअप करे। इस समय एक युवा आदमी योगेंद्र से पूछे बिना नहीं रह सका, मिस्टर त्रिपाठी, मैंने सुना कि कुछ समय पहले सैन डिएगो में एक मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट हुआ था। आपके पिता, शाहिद, सुमित, नवीन और अन्य बड़े लोग सभी टूर्नामेंट में शामिल हुए थे। क्या यह सच है? मुझे भी ऐसा सुनने में आया है। कहा जाता है कि देवनगर से निहाल के पीछे का बॉस भी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित था। बस मुझे ये नहीं पता कि ये खबर सही है या नहीं।
अजय ने एक्सप्रेशनलेस कहा। यह सुनकर योगेंद्र ने हल्का सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर मेहरा, आप काफी वेल इन्फॉर्म्ड हैं। क्या इसका मतलब है कि निहाल के पीछे वास्तव में कोई बॉस है? अजय की आंखों में अजीब झलक आई जब उसने ये पूछा। आखिरकार निहाल पहले ही देवनगर का सबसे अमीर आदमी था। इतने वर्षों तक सभी सोचते थे कि उसके सभी व्यवसाय उसके अपने थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि निहाल के पीछे कोई बॉस हो सकता है। इसलिए जब सभी ने योगेंद्र को यह पुष्टि करते सुना तो उनकी आंखों में आश्चर्य की झलक आई। जिस मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का आपने जिक्र किया, वो वास्तव में हर साल आयोजित होता है, मुख्य रूप से शहरों में कुछ बिजनेस प्रॉब्लम्स हल करने के लिए। मुंबई का बड़ा बॉस शौर्यवीर सिंह है और निहाल खुद अंडरग्राउंड बिजनेसेस का हिस्सा नहीं है। वह एक गंभीर बिजनेसमैन है, इसलिए वह वहां शो देखने गया। योगेंद्र ने थोड़ी देर रुका, फिर जारी रखा। मेरे पिता और मैं मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में गए। देवनगर के सबसे अमीर आदमी निहाल का बॉस भी वहां गया। निहाल का बॉस वो किस तरह का बड़ा शख्स है? हाँ, निहाल पहले ही देवनगर का सबसे अमीर आदमी है। मुझे नहीं लगा था कि उसके पीछे कोई बॉस होगा। उसका बॉस पुणे का सबसे अमीर आदमी है ना? जब सभी ने योगेंद्र की बात सुनी तो उनके मुंह खुल गए और चेहरे पर चौंकन झलक रही थी। यहां तक कि राधिका की आंखों में भी आश्चर्य की चमक थी। हाँ, योगेंद्र इन सब बातों को सुनकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। फिर उसने कहा, तुम लोग निहाल के बॉस को कम आंक रहे हो। असल में यह व्यक्ति सिर्फ निहाल का बॉस ही नहीं है, बल्कि शौर्यवीर सिंह का भी बॉस है। यहां तक कि नवीन, जो मुंबई में बहुत प्रसिद्ध है, भी इस व्यक्ति का अधीनस्थ है। क्या? सभी ने योगेंद्र की ओर देखा। उनके चेहरे पर अविश्वास और भी स्पष्ट हो गया। उनकी आंखें चौड़ी हो गई और उन्हें अपने भाव व्यक्त करना मुश्किल हो रहा था। सामान्य लोगों की नजर में निहाल, शौर्यवीर सिंह और नवीन ऐसे लोग थे जिन्हें पहुंच पाना मुश्किल था। निहाल मुख्य रूप से व्यापार जगत का टाइकून था और देवनगर में उसके अनगिनत व्यवसाय थे। शौर्यवीर सिंह अंडरग्राउंड दुनिया का नंबर 1 बड़ा बॉस था और उसके कई अधीनस्थ थे। जो भी उसे देखता उसे मिस्टर शौर्यवीर सिंह कहकर बुलाना पड़ता। नवीन पहले 2 से थोड़े कम प्रसिद्ध हो सकते थे, लेकिन चूंकि वो उस समय निहाल जितने प्रसिद्ध हो सकते थे, यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि नवीन सामान्य व्यक्ति नहीं था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इन तीनों लोगों के पीछे एक बॉस भी हो। यह बॉस कितना डरावना हो सकता है? राकेश को यह विश्वास करना मुश्किल लग रहा था। इसलिए उसने मुस्कुराते हुए पूछा, मिस्टर त्रिपाठी, क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं? मैं आपसे मजाक क्यों करूं? टूर्नामेंट में शामिल सभी लोग इस बारे में जानते हैं। आप लोग शामिल होने के योग्य नहीं थे, इसलिए यह सामान्य है कि आप इस अंदरूनी कहानी के बारे में नहीं जानते। योगेंद्र ने बेरहमी से उत्तर दिया। हाँ, यह सच है। राकेश का चेहरा थोड़ा अजीब सा था। उसने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। आराध्या ने रवीना की ओर देखा। उसने विश्वास न करते हुए कहा, रवीना, मुझे नहीं लगा था कि आपके पिता और निहाल का एक ही बॉस होगा। रवीना ने यह सुनकर जल्दी से आराध्या की ओर देखा और धीरे से कहा, अच्छा, मुझे भी अपने पिता के काम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। योगेंद्र ने अवचेतन रूप से सिर घुमाकर रवीना की ओर देखा। वह जानता था कि रवीना का सरनेम वर्मा है, इसलिए उसने पूछा, मिस वर्मा, आपके पिता मिस्टर नवीन हैं? हाँ, वही हैं। रवीना ने सिर हिलाया। मुझे वास्तव में खेद है, मैंने पहले आपको पहचान नहीं पाया था। मेरे पिता और आपके पिता बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं अक्सर अपने पिता को आपके पिता के बारे में बात करते सुनता हूं। पहले योगेंद्र केवल अजय और राकेश पर ध्यान दे रहा था। वो सोचता था कि रवीना सिर्फ एक सामान्य अमीर लड़की है, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि रवीना नवीन की बेटी थी। इस पल में योगेंद्र ने रवीना को अलग नजर से देखा। यहां तक कि जो लोग रवीना को नहीं जानते थे, वे भी उसे देखकर चौंक गए। किसने सोचा था कि ये सामान्य दिखने वाली लड़की इतनी डरावनी पृष्ठभूमि रखती है? हालांकि नवीन अब मुंबई में नहीं थे, उनका प्रभाव अभी भी डरावना था। दिशा ने रवीना की ओर देखा। वो सोचती थी कि रवीना बस उसकी तरह है, केवल सुंदर चेहरा।
लेकिन उसने नहीं सोचा था कि उसका पृष्ठभूमि इतनी शक्तिशाली होगी। राकेश ने इस मौके का उपयोग करके राधिका और आराध्या से परिचय कराया। कुलविंदर भी मुंबई में बड़ा शख्स था, इसलिए उसकी पहचान स्पष्ट थी। सभी जानते थे कि आराध्या का परिवार भी एक कंपनी का मालिक है। इस बीच बिंदिया और बाकी ने कभी नहीं सोचा था कि रुद्र के जानने वाले किसी व्यक्ति का इतना अद्भुत पृष्ठभूमि होगा। इसलिए वे कम या ज्यादा आश्चर्यचकित थे कि रुद्र इन लोगों को जानता है। इस समय लखन ने योगेंद्र से कहा, मिस्टर त्रिपाठी, चूंकि आपने नेहाल और शौर्यवीर सिंह का बॉस देखा है, क्या आप जल्दी से बता सकते हैं कि ये व्यक्ति क्या करता है? हाँ मिस्टर त्रिपाठी, हमने भी इस व्यक्ति के बारे में सुना है, लेकिन हम नहीं जानते कि ये सच है या नहीं। बाकी लोग भी इसी क्रम में बोले। सभी के सवाल सुनने के बाद योगेंद्र की आंखों में थोड़ी हिचक दिखी, लेकिन उसने महसूस किया कि अब रुद्र की पहचान कोई रहस्य नहीं रही। उस समय कई लोगों ने रुद्र को मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में देखा था, इसलिए यहां सभी को उसके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा उसने महसूस किया कि यहां मौजूद लोगों का मिस्टर सिंघानिया जैसे बड़े शख्स से ज्यादा मेलजोल नहीं होना चाहिए। इसलिए थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद उसने धीरे से कहा, मुझे निहाल के बॉस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। आखिरकार मुझे ऐसे बड़े शख्स से मिलने का अधिकार नहीं है। हालांकि शहरों के बड़े शख्स इस व्यक्ति को मिस्टर सिंघानिया कहते हैं। मुझे इस व्यक्ति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मुझे नहीं पता कि यह मिस्टर सिंघानिया कौन है। मुझे केवल इतना पता है कि वह लड़ाई में बहुत अच्छा है और उसका पृष्ठभूमि बहुत मजबूत है, अन्यथा वह निहाल का बॉस नहीं बनता। सभी ने योगेंद्र की बात सुनकर थोड़ी निराशा महसूस की। वे केवल एक ही जानकारी ले सकते थे, निहाल का बॉस मिस्टर सिंघानिया कहलाता है। बाकी जानकारी लगभग कुछ न कहने के बराबर थी। तो मिस्टर त्रिपाठी, ये मिस्टर सिंघानिया कैसा दिखता है? उसकी उम्र कितनी है? क्या वह हैंडसम नहीं है? आराध्या ने उत्सुकता से योगेंद्र से पूछा। आखिरकार इन लोगों की नजर में निहाल जैसे लोग पहले ही पहुंचने के लिए असंभव माना जाते थे, लेकिन वो मिस्टर सिंघानिया जिसकी बात योगेंद्र कर रहा था, वास्तव में निहाल, शौर्यवीर सिंह और नवीन का बॉस था। इसका मतलब है कि मिस्टर सिंघानिया इन तीनों से भी ज्यादा डरावना होना चाहिए। वे स्वाभाविक रूप से इस बड़े शख्स के बारे में बहुत उत्सुक थे। चूंकि वे रुद्र के बारे में और कोई जानकारी नहीं पा सकते थे, इसलिए वे उसके अपीयरेंस और अन्य चीजों के बारे में पूछ सकते थे ताकि अपनी जिज्ञासा शांत कर सके। रुद्र, जो प्राइवेट रूम के बाहर था, ये नहीं जानता था कि ये लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। सौभाग्य से रुद्र ने अपने बारे में ज्यादा जानकारी उजागर नहीं की, वरना अब तक कमरे में सभी को उसकी पहचान पता चल गई होती। मिस्टर सिंघानिया का आना। आराध्या की बातें सुनकर योगेंद्र चौंक गया, फिर मुस्कुराकर बोला, शायद तुम्हें यकीन न हो, लेकिन मिस्टर सिंघानिया हमारी ही उम्र के आसपास का है। हो सकता है मुझसे भी थोड़ा छोटा हो। क्या? सबने योगेंद्र की तरफ अविश्वास से देखा। वहां मौजूद सभी को लगता था कि निहाल और शौर्यवीर सिंह का बॉस कम से कम 30 साल के आसपास का होगा। बस उसे मिस्टर सिंघानिया इसलिए कहा जाता था क्योंकि सब उसी तरह संबोधित करते थे। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि जिसे मिस्टर सिंघानिया कहा जा रहा है वो तो उन्हीं की उम्र का है। कुछ पल के लिए सबको लगा जैसे उनके कानों ने शायद ठीक से नहीं सुना। तुम्हें हैरानी की जरूरत नहीं है। जब मैंने पहली बार जाना कि मिस्टर सिंघानिया निहाल का बॉस है तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन मिस्टर सिंघानिया वाकई बहुत जवान है। योगेंद्र ने धीरे धीरे कहा। क्या मिस्टर सिंघानिया हैंडसम है? आराध्या ने जल्दी से पूछा। मिस्टर सिंघानिया की पहचान और बैकग्राउंड के सामने उसका चेहरा मायने नहीं रखता, लेकिन हाँ, वो सच में काफी हैंडसम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मिस्टर सिंघानिया की फाइटिंग स्किल्स भी बहुत जबरदस्त है। वो बस थोड़े लोकी रहते हैं। अगर उन्हें आम लोगों के बीच रखा जाए तो तुम पहचान भी नहीं पाओगे कि वो मिस्टर सिंघानिया है। योगेंद्र ने जवाब दिया। हैंडसम भी है और लोकी भी, मतलब परफेक्ट मैन। आराध्या ने दीवानी नजरों से कहा। राकेश ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, इतना जवान होने के बावजूद मिस्टर सिंघानिया निहाल और शौर्यवीर सिंह जैसे लोगों का बॉस है। कहीं वो किसी बड़े घराने से आया नौजवान तो नहीं? योगेंद्र ने जवाब दिया,
कहते हैं कि मिस्टर सिंघानिया को एक बहुत बड़ा विरासत में मिला था और जिसने ये छोड़ा था वो शायद निहाल और शौर्यवीर सिंह का पुराना बॉस था। लेकिन मिस्टर सिंघानिया और उस इंसान का रिश्ता कैसा था ये मुझे नहीं पता। अजय ने बियर का घूंट भरते हुए कहा, मुझे तो ये जानकर भी हैरानी हुई कि निहाल और शौर्यवीर सिंह एक ही कंपनी में हैं। हाँ, लेकिन जिसे देखकर मैं सबसे ज्यादा हक्का बक्का रह गया हूं वो है मिस्टर सिंघानिया। हमारी ही उम्र का होकर भी इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सफलताएं पा लेना ये तो यकीन करना मुश्किल है। राकेश ने गहरी सांस ली और बोला, ये तो पागल कर देने वाला है। सोचो अगर अभी हमारी ही उम्र में वो इतना ताकतवर है तो आने वाले सालों में कहां पहुंचेगा। ये तो सोचना भी नामुमकिन है। हमारी अभी अभी यूनिवर्सिटी शुरू हुई है और उसके पास पहले से इतनी बड़ी कंपनी है। हमारे 4 प्रांतों के बड़े बड़े लोग भी मिस्टर सिंघानिया का सम्मान करते हैं। ये फर्क बहुत बड़ा है। दिशा ने बाकी सबकी हैरान निगाहें देखकर खुद भी अचरज महसूस किया। राकेश और अजय जैसे लोग जो खुद को अपने हमउम्रों में सबसे बेहतरीन मानते थे, उनके चेहरों पर भी अजीब से भाव थे। उन्हीं की उम्र के मिस्टर सिंघानिया और उनके बीच का ये फासला ऐसा था जिसे पाटना नामुमकिन था। आखिरकार सबने मन ही मन समझ लिया कि इस तरह का फर्क कभी मिट नहीं सकता। ऐसे लोगों से तुलना करना बेकार है, इसलिए मनुष्य को सिर्फ अपने जैसे हालात वाले लोगों से ही तुलना करनी चाहिए। शोएब, बिंदिया, यास्मिन और बाकी लोग जिन्होंने पहले कभी रुद्र के बारे में नहीं सुना था, इस चर्चा से समझ गए कि मिस्टर सिंघानिया कोई साधारण इंसान नहीं है, वरना सबके रिएक्शन ऐसे ना होते। शोएब को पहली बार एहसास हुआ कि आम इंसानों और ऊपरी तबके के युवाओं के बीच कितना गहरा अंतर है। एक ही मेज पर बैठकर खाना खाते हुए भी कई दफा वो समझ ही नहीं पाते कि ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। दिशा के मन में भी यही ख्याल आया। इन लोगों के बीच खड़े होकर वो खुद को बहुत मामूली और महत्वहीन महसूस कर रही थी। रवीना, राधिका, आराध्या वगैरह की पारिवारिक पृष्ठभूमि भी अच्छी थी। दिशा के पास तो अपनी सुंदरता के अलावा कुछ भी नहीं था। कभी न कभी इंसानों के बीच का फर्क जन्म के समय ही तय हो जाता है। काश मुझे भी मिस्टर सिंघानिया जैसे किसी से मिलने का मौका मिल पाता, दिशा ने भीतर ही भीतर सोचा। उसे लगता था कि अगर उसे रुद्र जैसा बॉयफ्रेंड मिलता तो कितना अच्छा होता। आखिरकार मिस्टर सिंघानिया का नाम चारों शहरों में गूंज रहा था। भविष्य में वो कहीं भी जाती तो लोग उसकी इज्जत करते। वो शेखर से न जाने कितनी गुना बेहतर था। लखन भी मिस्टर सिंघानिया की बराबरी नहीं कर सकता था। योगेंद्र ने फिर कहा, मिस्टर सिंघानिया सिर्फ कोई रईस का बेटा नहीं है, वो खुद भी बेहद ताकतवर है। मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट वाले दिन तो उसने कई दिग्गजों को हरा दिया था। चारों शहरों के बड़े नामी लोग भी उनसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करते। यहां तक कि मेरे पिताजी भी मिस्टर सिंघानिया के मातहत हैं। लखन हैरान रह गया, तुम्हारे पिताजी भी मिस्टर सिंघानिया के अधीन हैं? योगेंद्र ने गर्व से कहा, सिर्फ मेरे पिता ही नहीं, चारों शहरों के सारे बड़े लोग मिस्टर सिंघानिया को मान चुके हैं। हमारी त्रिपाठी फैमिली हर साल अपने मुनाफे का 10% मिस्टर सिंघानिया को आदर के तौर पर देती है। 10%? ये सुनकर सबकी आंखें फटी रह गई। योगेंद्र ने शांत मन से कहा, तुम लोग शायद सोच भी नहीं सकते कितनी भारी ताकत है मिस्टर सिंघानिया में। हमारी फैमिली का 10% हर साल कोई छोटी बात नहीं। राकेश ने सिर हिलाते हुए कहा, मिस्टर भटनागर सीनियर के बारे में तो सुना ही होगा। योगेंद्र ने भावहीन चेहरा बनाते हुए कहा, उसने मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में मिस्टर सिंघानिया को नाराज कर दिया था। नतीजा ये हुआ कि मिस्टर सिंघानिया ने उनकी फैमिली का 70% शेयर छीन लिया और मिस्टर भटनागर विरोध भी नहीं कर पाए। वहां मौजूद हर कोई ये सुनकर फिर से दंग रह गया। सब योगेंद्र को ही घूरते रह गए, जैसे उनके पास इस पर विश्वास करने के लिए शब्द ही न हो। योगेंद्र आगे बोलने ही वाला था कि तभी प्राइवेट रूम का दरवाजा खुला और रुद्र जेड के साथ अंदर आया। योगेंद्र ने रुद्र को देखा तो वहीं के वहीं ठिठक गया।